हाँ जी, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। एग्जाम की तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो भाई साहब, हम राज्यपाल की, कार्यपालिका की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और लगभग वित्तीय शक्तियाँ कंप्लीट कर चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सारे अनुच्छेद हमने डिटेल में जाकर इनको याद करने की भी कोशिश की है और हमें जहाँ तक मुझे पता है वो आपको याद भी हो चुके हैं। ठीक है। तो भाई साहब, अपन ने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी वित्तीय शक्तियां अपन डिस्कस कर रहे थे तो उनको बीच में छोड़ दिया था। लेकिन अब हम जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही गजब का ये लेक्चर होने वाला है। सारी चीज़ें आपको याद करवाते हुए चलूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बात की गई है कि राज्य विधानसभा में जो सभी धन विधेयक हैं ये राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। कहाँ पर? विधानसभा में। कहने का मतलब यह है, सिंपल सी बात यह है कि जितने भी धन विधेयक होते हैं ये धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होने के बजाय सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत होने के बजाय सबसे पहले कहां पर जाते हैं? राज्यपाल के पास में जाते हैं। राज्यपाल इनके ऊपर स्वीकृति देता है और बाद में ये कहां पर जाते हैं? ये विधानसभा में जाते हैं। नॉर्मल तरीके से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विधेयक क्या चीज होती है। विधेयक एक तरीके से एक प्रारूप होता है और ये जब प्रारूप, ये जो सिंपल सा प्रारूप है, एक चिट्टा है सिंपल सा, एक ये मान लो कि रफ कॉपी का पन्ना है। तो ये जब पन्ना, ये जो प्रारूप है, ये प्रारूप जब विधानसभा में प्रस्तुत होता है तो इसी प्रारूप को क्या बोल दिया जाता है? विधेयक बोल दिया जाता है। ध्यान दीजिए, विधेयक पहले पहले विधानसभा से पास होता है। विधानसभा से पास होने के बाद में विधान परिषद में पास होता है। विधान परिषद के बाद में पास होने के बाद में कहाँ जाता है? राज्यपाल के पास में जाता है। और जब राज्यपाल इसके ऊपर स्वीकृति दे देता है तो भाई साहब ये जो विधेयक है, ये विधेयक क्या बन जाता है? ये कानून बन जाता है, ये नियम बन जाता है, ये नीति बन जाती है उस राज्य के लिए। यहाँ पर अपन राज्य की पॉलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो लगभग सारी चीजें अपन राज्य के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो ये बात थी विधेयक की। अब विधेयक भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रमुख है आपका कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक का मतलब है कि राज्य कहां से पैसा कमाएगा और कहां पर पैसा खर्च करेगा, इससे रिलेटेड जो भी विधेयक होगा, लगभग आम तरीके से मैं बता रहा हूं, सिंपल तरीके से बता रहा हूं। हालांकि इसकी अगर एग्जैक्ट जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको अनुच्छेद 199 में दे रखी है। राज्य के धन विधेयक की, किसके विधेयक की? राज्य के धन विधेयक की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कहां पर दे रखी है? अनुच्छेद 199 में दे रखी है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि राज्य कहां से पैसा कमाएगा और कहां पर पैसा खर्च करेगा, इससे रिलेटेड जो विधेयक होता है वही विधेयक क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो धन विधेयक होता है, ये धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत नहीं होता है। विधानसभा में जाने से पहले ये राज्यपाल के पास में जाता है। किस लिए? राज्यपाल की स्वीकृति लेने के लिए, राज्यपाल की अनुमति लेने के लिए। और जब राज्यपाल स्वीकृति दे देता है तो भाई साहब ये विधेयक कहां पर जाता है? ये विधानसभा में जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात थी। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दी है। बात करते हैं यहां पर आगे कि राज्य का जो धन विधेयक है, इस धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 199 में, आर्टिकल 199 में दे रखी है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कि कौन सा जो विधेयक है ये धन विधेयक होगा। भाई विधेयक के भी कई प्रकार हैं, तो इनमें से, इन सारे विधेयकों में से कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा? किसका? राज्य का। तो वो परिभाषा किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 199 में। याद कैसे करोगे? अनुच्छेद 199 में 199 को जैसे आप लिखोगे 199, तो जैसे आप लिखोगे टेबल के माध्यम से इसको पिक्चर में चेंज करोगे। पिक्चर में चेंज कैसे होगा? 1 को लिखूंगा मैं टी या डी लिखूंगा इस टेबल के माध्यम से। 9 को मैं बी लिखूंगा। सबसे पहले मैं बी लिखूंगा। अगर मैं बी से भी अगर अच्छे तरीके से नहीं बना पाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? बी के बाद में मैं पी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पी लिखूंगा। यहां पर देखो 9 को मैं बी और पी भी लिख सकता हूं। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि पहला जो अक्षर है 9 का पहला हो जाता है, 8 का एफ हो जाता है, 1 का टी हो जाता है। इन तीन का आपको स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि इन तीनों में दो अक्षर हैं, दो कैरेक्टर हैं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर मैं देखो
9 को बी लिख रहा हूं तो यहां पर भी लिख दिया और यहां पर भी लिख दिया। 9 को यहां पर बी लिखूंगा, यहां पर बी लिखूंगा। सिंपल मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं, वरना मैं आपको वर्बल तरीके से भी बता सकता हूं जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लिखा जा रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो कि आप गलत हैं इस मामले में, क्योंकि लिखने की वजह से टाइम लगता है। अदरवाइज इनको बिना लिखे जब आप करोगे, एग्जाम में जब आप बैठोगे, तब जाके आपको एहसास होगा कि भाई साहब मजा आ गया है। ऐसा तरीका अगर पहले मिल जाता तो पता नहीं कहां पर होते। तो यहां पर देखिए TBB, सबसे पहले कोशिश करो इससे शब्द बनाने की। तो यहां से शब्द बनाने की कोशिश करोगे तो TBB, यहां से मेरे हिसाब से कोई अच्छा शब्द नहीं बन रहा है। जैसे क्या बन सकता है, टिब्बा बन सकता है, जो कि रेत का एक टीला होता है, टिब्बा बन सकता है, या टिबाबी बन सकता है, या टिब्बी बन सकता है। हनुमानगढ़ में एक टाउन है टिब्बी नाम से, है ना, वो बन सकता है। लेकिन इस ये जो लाइन दे रखी है, इस लाइन में अच्छा सा सेट होने वाला कोई शब्द यहाँ से नहीं बन पा रहा है। तो मैं इसको काटता हूँ और इससे बनाने की कोशिश करता हूँ, DBB। तो DBB से बहुत ही गजब का यहाँ पर शब्द बन रहा है। वो शब्द क्या है, डिब्बा। डिब्बा, यहाँ पर देखो डिब्बा, ठीक है, इस तरीके का डिब्बा। तो यहां पर देखो इस शब्द को मैं बहुत ही गजब तरीके से, देखो डिब्बे की मेरे ऑटोमेटिक दिमाग में पिक्चर बन जाती है। ऑलरेडी हमने बहुत बार अपनी जिंदगी में इतनी बार डिब्बे देख लिए हैं, तो डिब्बे की पिक्चर हमारे दिमाग में, जैसा डिब्बा बोला जाता है, ये शब्द बोला जाता है, तो दिमाग में ऑटोमेटिकली डिब्बे की तस्वीर आ जाती है। तो इस तस्वीर को इस सेंटेंस के अंदर जब अपन सेट करेंगे तो देखो क्या बनेगा कि भाई साहब एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर, एक डिब्बे के अंदर क्या है, एक पर्ची रखी हुई है। इस डब्बे के अंदर एक पर्ची रखी हुई है और इस पर्ची के ऊपर किसकी परिभाषा लिखी हुई है, धन विधेयक की। राज्य का जो धन विधेयक है, इस धन विधेयक की परिभाषा लिखी हुई है इस डिब्बे के अंदर, ठीक है। इस डिब्बे के अंदर ये पर्ची है, इस पर्ची के ऊपर धन विधेयक की परिभाषा लिखी हुई है। सिंपल सा आप इसको याद रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। डिब्बा, डिब्बा, DBB, है ना। डी को क्या लिखोगे 1, बी को क्या लिखोगे 9 और बी को क्या लिखोगे 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल नंबर 199 को याद रख सकते हो मेरे हिसाब से। बहुत बार प्रैक्टिस करवा चुका हूं, आगे इस वीडियो में दोबारा से मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं। देखो यहां पर देखो एक चीज मैं दोबारा से बता देता हूं कि जो धन विधेयक है, ये राज्यपाल से पहले स्वीकृति ले ली जाती है। इसीलिए क्या होता है कि धन विधेयक को पुनः विचार करने के लिए ये नहीं भेज सकता। राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार करने के लिए नहीं भेज सकता। ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज बताता हूं मैं आपको। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। देखो ये रही विधानसभा, ठीक है, ये रही विधानसभा, ये रही विधान परिषद, और ये रहा आपका राज्यपाल। अब जब धन विधेयक क्या, जब नॉर्मल विधेयक जब विधानसभा में प्रस्तुत होता है और यहां से जब पास हो जाता है तो ये कहां पर जाता है, विधान परिषद में। और जब विधान परिषद में जब पास हो जाता है तो ये कहां पर जाता है, राज्यपाल के पास में जाता है। अब राज्यपाल इस विधेयक के साथ में क्या क्या कर सकता है, इसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। ये जो विधेयक इसके पास आता है साइन होने के लिए, तो इस विधेयक के साथ में ये 4 तरीके से व्यवहार कर सकता है। पहला व्यवहार तो यह है कि भाई साहब जैसे ही ये विधेयक राज्यपाल के पास में आए तो ये विधेयक पे साइन कर सकता है, इस पे मंजूरी दे सकता है, और ये जब मंजूरी दे देगा तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। पहला काम तो ये कर सकता है। दूसरा काम क्या कर सकता है कि ये स्वीकृति देने के लिए अपने पास में रोक के रख सकता है, इस विधेयक को साइड में रोक के रख सकता है कि भाई अभी मेरा मूड नहीं है, मैं इसको बाद में करूंगा, कभी जब मेरा मूड होगा तो मैं बाद में करूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि भाई ये इस विधेयक को वापस भी भेज सकता है। अगर इसको लगे कि भाई इस विधेयक में कहीं ना कहीं कोई गलती है, त्रुटि है, या कोई चीज इसमें नहीं जोड़ी गई है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए राज्यपाल इस विधेयक को वापस विधानसभा में भेज सकता है और ये कह सकता है कि भाई साहब इसमें थोड़ा बहुत सुधार कीजिए, ठीक है। ये था तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका क्या है कि भाई जब ये विधानसभा या विधान परिषद जब इसमें काट छांट करे या ना करे, ये इनकी मर्जी है, ये काट छांट करे या ना करे ये इनकी मर्जी है। जब ये विधेयक वापस आता है, ये विधेयक जब वापस आता है या बिना भेजे ही जब पहली बार ये विधेयक आ जाता है राज्यपाल के पास, भाई एक ही विधेयक 2 तरीके से आ सकता है। एक तो सीधा ही आ गया,
ठीक है, विधानसभा, विधानसभा से परिषद, परिषद के बाद में विधान परिषद के बाद में राज्यपाल के पास में आ गया पहली बार। एक दूसरे तरीके से आ सकता है कि ये भेजे और भेजने के बाद में जब रिटर्न आए इसके पास, दूसरे तरीके से आ सकता है। इन दोनों ही तरीकों में राज्यपाल के पास एक पावर होती है। वो पावर क्या है? चौथे तरीके की पावर क्या है? तीन तरीके की तो मैंने बता दी। पहला तो साइन कर दे, दूसरा रोक के रखे, तीसरा क्या करे? वापस भेज दे। चौथी पावर क्या थी? वो चौथी पावर ये है कि भाई ये इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रोक के रखे। इस विधेयक पे राष्ट्रपति साइन करने के लिए, राष्ट्रपति के साइन करवाने के लिए या राष्ट्रपति से विचार करवाने के लिए ये इस विधेयक को रोक के रख सकता है। तो ये चार तरीके से इस विधेयक के साथ व्यवहार कर सकता है। अब ध्यान दो, यहां पर यह बात लिखी गई है कि भाई देखो, राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक होगा, यह धन विधेयक कब प्रस्तुत होगा? जब राज्यपाल की पहले स्वीकृति ले ली जाए, और जब राज्यपाल इस पर स्वीकृति दे देगा उसके बाद में ही इस धन विधेयक को कहां पे प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सिंपल सी बात थी, आते हमने ये बात देखी थी। लेकिन इसी बात से समझ में यह आता है कि भाई राज्यपाल अब धन विधेयक को पुनः विचार करने के लिए नहीं भेज सकता, इसको साइन करने ही पड़ेंगे। ये मजबूरी हो जाती है राज्यपाल की। धन विधेयक को, स्पेशल बात हो रही है यहां पर धन विधेयक की, धन विधेयक को वापस विचार करने के लिए विधानसभा में नहीं भेज सकता। क्यों? इसका कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं। वो कारण यह है कि भाई साहब राज्यपाल से पहले ही अनुमति ले ली, राज्यपाल से पहले ही पूछ लिया कि भाई हम ऐसा धन विधेयक लेकर आ रहे हैं और उसको हम पास करवाना चाहते हैं, तो आपकी अनुमति है या नहीं है? तो राज्यपाल इस पे अनुमति दे देता है। उसके बाद में विधानसभा में, उसके बाद में परिषद में, परिषद के बाद में लास्ट में आ जाता है किसके पास? राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल को इसके ऊपर साइन करने ही पड़ते हैं, क्योंकि राज्यपाल से पूछ के ये काम किया था। समझ रहे हो ना भाई? आप अपने पापा से पूछो कि भाई मैं आईफोन लेने जा रहा हूं या कोई भी लैपटॉप वगैरह कुछ भी चीज, अपने मनपसंदीदा चीजें लेने जा रहा हूं, पापा बोल दे कि भाई ठीक है तू ले आ, मैं पैसे मैं दे दूंगा, है ना? ठीक है। अब आप वो चीज लेके आ गए और जब आपने पैसे मांगे, अपने पापा से पैसे मांगे, तो पापा को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनुमति दे दी है ना? तो ये बात है। तो राज्यपाल से पहले पूछ लिया जाता है धन विधेयक के बारे में, तो राज्यपाल इस धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकता पुनः विचार करने के लिए। बस ये सिंपल सी बात है। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? ये बात लिखी गई है भाई साहब अनुच्छेद 200 में, 200, आर्टिकल नंबर 200। याद कैसे करोगे? 200, देखो सिंपल सा है। 2 को लिखोगे N, 0 को लिखोगे S और इस 0 को भी लिखोगे S, NSS। यहां से क्या बन जाएगा? यहां से सिंपल सा शब्द बनता है जो कि आप में से 60% लोग करते भी हैं। क्या करते हैं? नशा करते होंगे। मुझे पता है आजकल की युवा जो पीढ़ी है इसी वजह से बर्बाद हो चुकी है, नशे की वजह से। सिगरेट, ठीक है, गुटखा, तंबाकू वगैरह, किसी भी तरीके से गांजा, अफीम वगैरह, ये सारे जो नशे हैं, इन नशों की वजह से ही हमारी जो पीढ़ी है ये बर्बाद हो चुकी है। हमारा देश इसी वजह से पीछे है। अब ये गलती डायरेक्टली उनकी नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की गलती है, संगति की गलती होती है। आसपास में जिस तरीके के आप देखोगे इंस्टाग्राम रील पे, मतलब जिस तरीके से एक बड़े एटीट्यूड के साथ लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो उनको देख के फिर क्या होता है, दिमाग में गंदे विचार आते हैं। समझ रहे हो? ये इंस्टाग्राम की जो रील होती है ना, ये आपको बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है, आपको खत्म कर रही है। ये आपको पता नहीं चल रहा है। आदमियों के अंदर हवस पैदा कर रही है, लड़कियों के अंदर हवस पैदा कर रही है, जिसकी वजह से रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जिसकी वजह से। समझ रहे हो? तो ये इंस्टाग्राम जो रील है वो एक कौन सी है? वो नंगी घूमती रहती है, क्या नाम उसका? पागल सी है ना यार, जो क्या नाम, जो भी है। तो दिल्ली मेट्रो में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, दिल्ली मेट्रो में ऐसे उल्ट पुल्ट काम हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को देखने के बाद में क्या होता है, आज की जो युवा, उनको समझ में नहीं आता ना, उनको समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे 17-18 साल के बच्चे को क्या समझ में आए? कुछ भी समझ में नहीं आता। वो तो क्या है कि वो जो एक हवा होती है, उस हवा में बहता हुआ चला जाता है और उसके हाथों कुछ ना कुछ गलत कांड हो जाता है, और जिसका पछतावा फिर पूरी जिंदगी पर वो उठाता रहता है। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर देखो मैं कहाँ पे ले गया बात को। तो 200 को क्या लिखोगे? NSS। कोशिश ये करो जिंदगी में, अगर
कुछ भी कर लेना जिंदगी में, कुछ भी कर लेना, नशे के पीछे मत भाग जाना, नशे के पीछे मत लग जाना। और नशा जरूरी नहीं कि आप गांजा, अफीम, तंबाकू, सिगरेट इसी का करो। नशा हर एक चीज़ का बुरा है। लड़की का नशा, खाने का नशा, है ना, किसी भी चीज़ का, पढ़ाई का नशा, खेलने का नशा, नशा होना ही नहीं चाहिए। सीधी सी बात तो यह है। सारी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, पढ़ाई भी बैलेंस में होनी चाहिए, काम भी बैलेंस में होना चाहिए, है ना। जो भी चीज़ें हैं वो सारी बैलेंस के अंदर, नहीं तो सब चीज़ें क्या करती है, एक जो नशा है, ये जो लत है, ये लत अपने डिस्ट्रॉय, विनाश की ओर लेके जाती है। तो हर एक चीज़ बैलेंस के अंदर। तो 2GG को क्या लिखोगे, NSS। NSS का मतलब क्या है, देखो सिंपल सा क्या लिखोगे, यहां से AEIOU, AEIOU, इसको जब इसके अंदर सेट करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, नशा। क्या बन जाएगा, नशा बन जाएगा। तो यहां से देखो, इसको अपन यहां पर सेट कर सकते हैं इस लाइन में। क्या सेट कर सकते हैं कि भाई साहब, जब राज्यपाल चाहे नशे में हो या ना हो, राज्यपाल चाहे नशे में हो या ना हो, भाई साहब धन विधेयक को, उसको ध्यान रखना पड़ेगा राज्यपाल को, उसको वो धन विधेयक को वापस पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, चाहे वो नशे में ही क्यों ना हो। ये देखो राज्यपाल ने भाई साहब क्या ले रखा है, ये जो है इसके अंदर ग्लास के अंदर क्या भरा हुआ है, तो ये नशे में हो, चाहे ये नशे में भी क्यों ना हो, राज्यपाल, राजा या राज्यपाल नशे में भी क्यों ना हो, भाई साहब ये धन विधेयक, जब इसके पास धन विधेयक आएगा तो ये वापस पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो आपके दिमाग में जैसे ही नशा आएगा, नशे से याद आएगा कि भाई साहब राजा नशे में था, उसके पास में क्या आ गया था, धन विधेयक आ गया था, लेकिन धन विधेयक आते ही उसने क्या किया था, उस पर साइन कर दिए थे, वो पुनः विचार के लिए वापस उसने नहीं भेजा था। चलें आगे, ऐसे याद रख सकते हो। आगे देखिए, धन विधेयक का सिंपल सा मैंने बता दिया कि सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो विधेयक होगा वो, ये सिंपल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये जो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो उसकी कहां पर मिलेगी, अनुच्छेद 199 में मिलती है। और ध्यान रखना, ये राज्य का धन विधेयक है, ये राज्य का धन विधेयक है, ये समझ रहे हो, राज्य की आय और राज्य का जो खर्चा है उससे संबंधित जो विधेयक होगा वो राज्य का धन विधेयक होगा। ओके, बात करते हैं आगे, अनुच्छेद 243 में क्या दे रखा है। देखो, वित्तीय शक्तियों की बात कर रहे हैं ना अपन, भाई पैसों से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं ना, तो धन विधेयक भी पैसों से रिलेटेड है। यहां पर एक चीज और है, 243, देखो यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना। देखो, पंचायती राज क्या होती है, गांवों के अंदर विकास करने से रिलेटेड, वहां पर विकास की बात मान लो, या वहां के लोगों की बातें सरकार तक, राज्य सरकार या देश में पहुंचाने के लिए वहां पर एक सिस्टम लगाया गया है, क्या, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज में क्या होता है कि लगभग प्रत्येक गांव में, हालांकि हो सकता है कि 2-3 गांवों की एक पंचायत हो, 2-3 गांवों की एक पंचायत भी हो सकती है, लेकिन लगभग गांवों में एक ग्राम पंचायत होती है। सबसे निचले स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। मैं बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा, अच्छा सा, ताकि आपको समझ में आए ये सारी चीज। सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से ऊपर कनेक्टेड रहेगी कौन रहेगी, पंचायत समिति से ऊपर रहेगी कौन सी, आपकी जिला परिषद। तो ये जिला परिषद, तो ये जो तीनों स्तर हैं, ये तीनों स्तर किसके हिस्से हैं, ये पंचायती राज के पंचायती राज के 3 स्तर हैं। ये त्रिस्तरीय सिस्टम बोला जाता है इसको। देखो, सबसे पहले गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, और बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलके क्या बनाएगी, पंचायत समिति बनाएगी। ध्यान रखना, ये जो पंचायत समिति है ये लगभग ये तहसील पे बनाई जाती है, जहां पर अपनी तहसील होती है वहीं पर ये अपनी पंचायत समिति होती है। हालांकि ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जहां पर तहसील होगी वहां पर पंचायत समिति होगी, कई बार ऐसा जरूरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो सिंपल सा समझो कि जैसे मान लो किसी तहसील में मान लो 15 पंचायतें आ जाती है, किसी तहसील में 15 पंचायतें आ जाती है,
तो 15 पंचायतों को एक साथ मिला के पंचायत समिति नहीं मिलाया जाएगा। जैसे मान लो 4-5 पंचायतें मिला के एक पंचायत समिति बना दी, फिर दूसरी 4-5 पंचायतें मिला के दूसरी पंचायत समिति बना दी, है ना। इस तरीके से इनके 2-3 ग्रुप बना दिए जाते हैं। इनके जैसे मान लो 3 ग्रुप बना दिए 5-5 के, 5-5 पंचायतों के 3 ग्रुप बना दिए। और ये जो तीनों ग्रुप हैं, ये तीनों ग्रुप क्या है, ये तीनों ग्रुप क्या है, ये आपकी पंचायत समितियां हैं। तो एक ही तहसील में 3 पंचायत समितियां हो सकती है। लेकिन कुल मिला के बात ये समझो कि लगभग हर एक गांव में, लगभग सिंपल आम तौर पे बता रहा हूं मैं, लगभग हर एक गांव में, जैसे अब बिल्कुल ही छोटा गांव हो तो उसमें पंचायत बनाने की कोई सेंस उसमें नहीं निकलता है। तो लगभग जैसे मान लो गांव के स्तर पे क्या बनाई जाएगी, ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत तो बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलके एक पंचायत समिति बनाएगी, और बहुत सारी पंचायत समितियां मिलके जिले के स्तर पर एक क्या बनाएगी, जिला परिषद बनाएगी। और ये जिला परिषदें, अब जैसे हमारे राजस्थान में अभी देखो 33 जिले हैं, है ना। हालांकि हमारे नई घोषणा के तहत 50 जिले हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल वर्तमान की बात की जाए तो 33 जिले हैं। तो यहां पर 33 जिला परिषदें होंगी। जिले में एक जिला परिषद होगी, उस जिला परिषद के नीचे बहुत सारी पंचायत समितियां होंगी, और उन पंचायत समितियों के नीचे भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें होंगी। अब इनका काम क्या होता है, देखो समझो, सिंपल सी बात है। देखो एक मिनट, ये रही आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ऊपर आएगी आपकी पंचायत समिति। एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूं। नहीं रुक नहीं रहा, नहीं। पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद। ध्यान देना, आपने अगर नोटिस किया हो तो भाई साहब इन तीनों के लगभग जो आपके, एक सेकंड, इन तीनों की जो वोटिंग होती है, आजकल तो इनकी वोटिंग अलग होने लगी, जिला परिषद की वोटिंग अलग होने लगी, लेकिन इन दोनों के, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के लगभग जो वोट हैं वो एक साथ ही डलवा लिए जाते हैं। जब सरपंचों के चुनाव होते हैं तभी पंचायत समिति के भी चुनाव उस टाइम पे हो जाते हैं। ध्यान रखना, यहां पर ग्राम पंचायत में क्या होता है कि बहुत सारे वार्ड बांट दिए जाते हैं। एक गांव में बहुत सारे वार्ड होते हैं, है ना, बहुत सारे वार्ड होते हैं। सिंपल सा मैं बता देता हूं, बहुत सारे वार्ड होते हैं। इन वार्डों का एक मुखिया होता है। उसी वार्ड के जो रहने वाले होते हैं, ये रहने वाले क्या करते हैं, एक आदमी को चुन लेते हैं कि भाई हमारी जो सारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं कौन सुनाएगा, ये आदमी सुनाएगा। वहां से एक आदमी चुन लिया जाता है, ठीक है। उनको बोला जाता है वार्ड पंच। वार्ड का जो मुखिया होगा वो होगा वार्ड पंच, ठीक है। ये वार्ड पंच, यहां पर वार्ड पंच होगा, यहां पर वार्ड पंच, इस तरीके से वार्ड पंच होगा। साथ ही वार्ड पंचों के साथ साथ हमसे एक वोट और डलवाया जाता है। किसका, डायरेक्ट तरीके से किसका डलवाया जाता है, वो सरपंच का डलवाया जाता है। तो यहां पर सरपंच का वोट डलवाया जाता है। भाई हमारे पूरे गांव की समस्या कौन सुनेगा, एक आदमी सुनेगा जिसको सरपंच बोला जाएगा। हमारे वार्ड की समस्या कौन सुनेगा, एक आदमी सुनेगा जिसको वार्ड पंच बोला जाएगा। ये वार्ड पंच यहां पर पैसे लाएगा, यहीं पर पैसे लगाएगा और यहां पर इसका विकास करेगा। और यहीं की जो प्रॉब्लम है वो कहां पर सुनाएगा, पंचायत में सुनाएगा। पंचायत वाले कहां सुनाएंगे, पंचायत समिति में सुनाएंगे अपनी समस्याएं। पंचायत समिति वाले कहां सुनाएंगे, जिला परिषद में। और जिला परिषद कहां पे सुनाएगी, अपने राज्य में समस्याएं सुनाती है। तो इस तरीके से क्या है कि निचले लेवल पे भी अच्छे तरीके से विकास हो, इसलिए ये पूरा 3 स्तर का सिस्टम यहां पर जारी कर रखा है हमारे गांवों के अंदर भी, है ना। तो यहां पर वार्ड पंच होंगे, एक यहां पर वोट डलवाया जाएगा जिसका जो कौन होगा, सरपंच होगा। अब ध्यान देना, यहां पर इसी क्षेत्र से, जैसे मान लो 3-4 वार्डों को मिला के, या 3-4 मान लो, जैसे ये क्षेत्र को मिला के, बहुत सारे बड़े से क्षेत्र को मिला के क्या होगा कि यहां पर एक पंचायत समिति का एक वो बना दिया जाएगा, वार्ड बना दिया जाएगा। उसको पंचायत समिति का वार्ड बना दिया जाता है। और इस वार्ड से एक आदमी खड़ा होता है, इस वार्ड से एक आदमी खड़ा होता है और उसको जिता दिया जाता है, जो कि किस नाम से जाना जाता है, वो पंचायत समिति सदस्य के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति का सदस्य होता है वो। और ये सदस्य क्या करता है, ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा जब पंचायती राज आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। जब पंचायती राज पढ़ेंगे ना अपन, बहुत गजब तरीके से समझाऊंगा। सिंपल सा मोटा मोटा समझा रहा हूं कि बहुत सारे लंबे क्षेत्र को
है ना, एक पंचायत समिति का वार्ड घोषित कर दिया जाता है और यहाँ से एक आदमी को जिता दिया जाता है। और यही बहुत सारे आदमी, इस तरीके के बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, जिसको क्या बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है। तो ये प्रधान के चुनाव करते हैं। ध्यान देना, यहां पर हम सरपंच का डायरेक्ट चुनाव कर रहे हैं भाई, गांव वाले डायरेक्ट सरपंच का चुनाव कर रहे हैं, जबकि ये जो प्रधान होता है ना, इस प्रधान का डायरेक्ट चुनाव नहीं किया जाता है। चुनाव किसका किया जाता है, पंचायत समिति का जो सदस्य होता है, पंचायत समिति का जो सदस्य होता है उसका हम डायरेक्ट चुनाव करते हैं। और जब ये आदमी जीत जाता है तो ये बहुत सारे आदमी मिलकर क्या करते हैं, हमारी पंचायत समिति का प्रधान बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जिला परिषद में होता है। जिला परिषद में क्या किया जाता है कि बहुत सारी पंचायत समितियां के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, लगभग वो जिला परिषद का चुनाव करते हैं। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव करते हैं। ठीक है, ये जब पंचायती राज हम अपन पढ़ाएंगे ना, तब आपको बहुत गजब तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर बात की जा रही है कि पंचायती राज से संबंधित जितने भी अनुबंध है वो किस में लिखे गए हैं, अनुच्छेद 243 में लिखे गए हैं। 243 इसमें लिखे गए हैं पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज कौन सा है, गांव के लेवल पे, गांव के स्तर पे जो विकास की बातें की जाती है वो किसमें की जाती है, पंचायती राज में की जाती है। अब ध्यान दो, पंचायती राज जो है इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया था जब हमारा संविधान बना था। तो सिंपल सी इतनी सी बात लिखी गई थी पंचायती राज। ठीक है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि किस तरीके से पंचायती राज चलेगा, गांव के स्तर पे किस तरीके से विकास होगा, इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया था। तो बाद में संविधान संशोधन होता है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है। यह था पंचायती राज में संविधान संशोधन। ठीक है, और यह था आपका नगर पालिकाओं में जो सुधार था, जो संशोधन था इनके नियमों में, वो था ये। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। पंचायती राज का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 243 में है। और 243 में दो बार क्या होता है, यहां पर संशोधन होता है, 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन का मतलब है कि भाई साहब 72 बार, इससे पहले 72 बार संविधान में संशोधन या इसमें क्या हो चुका है, करेक्शन किया जा चुका है। 74वां संविधान संशोधन का मतलब है कि 73 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। ये जो संशोधन है वो कौन सा है, 74वां संविधान संशोधन है। सिंपल सी बात, इतनी हल्की हल्की चीजें आपको बता रहा हूं। तो इसी में क्या हुआ था कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं, अब देखो नगर पालिका भी एक सिस्टम होता है भाई, जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। अब ध्यान दो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो गांव के स्तर पे भाई, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत के ऊपर क्या होगी, पंचायत समिति होगी, पंचायत समिति के ऊपर क्या होगी, जैसे ये आपकी परिषद आ गई, जिला परिषद है, ये समिति है, पंचायत समिति है, और ये आपकी है पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। अब ये जिला परिषद जो है, ये जिला परिषद भाई साहब आपके जिले पर है, ये जिला परिषद आपके जिले पर है। ध्यान दीजिए, इसी जिले में अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, इसी जिले में जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसको मैनेज करने के लिए यहां पर नगर पालिका या नगर निगम यहां पर आती है, ताकि यहां की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो सके। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि जिले में ही नगर निगम आए या नगर पालिका आए, जरूरी नहीं होता है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा, आसपास में क्षेत्र में देखा होगा कि नगर पालिकाएं हैं, जबकि वो जिला नहीं है। समझ रहे हो, वो तहसील भी नहीं है। कई बार तो ये भी हो जाता है कि वो तहसील भी नहीं है, लेकिन वहां पर नगर पालिका है। जैसे हमारे खाटू श्याम जी में क्या है, नगर पालिका है, जबकि वो ना तो तहसील है, ठीक है, ना जिला है ना राज्य है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई साहब वो क्या है कि वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, धार्मिक स्थल होने के कारण, तो वहां पर नगर पालिका है। तो जिले में जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो नगर पालिका आ सकती है या नगर निगम आ सकती है। इनका अलग सिस्टम होता है और इनका अलग सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखो, जो राज्य का जो वित्त आयोग है, मैंने आपको पहले बताया था कि राज्य का जो वित्त आयोग है, इसका काम क्या होता है, वित्त आयोग, अरे मैं क्या लिख रहा हूं, वियोग लिख रहा हूं,
आयोग, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का मतलब इसका सबसे मोटा काम ये होता है कि ये जो पंचायती राज है और ये जो नगर पालिकाओं वाला जो सिस्टम है, इनको पैसे देना, इनको किस तरीके से पैसे दिए जाएं और ये किस तरीके से ये पैसा कमा के ला सकते हैं, इनके बारे में ये नियम बताते हैं। कौन? ये राज्य वित्त आयोग वाले जो लोग होते हैं, ये नियम बताते हैं कि किस तरीके से इनको पैसा दिया जाए, किस तरीके से इनको पैसा दिया जाए और ये पैसा वापस कैसे किस तरीके से कमा सकते हैं, इनके बारे में सिस्टम बताया जाता है। किसको? सरकार को। अब जरूरी नहीं है कि वो सुझाव जो ये देती है, ये वित्त आयोग देती है, वो काम में ले, ये बाध्य नहीं होती है, लेकिन जब अच्छा लगता है राज्य सरकार को तो वो काम में ले लेती है। तो पैसा इनको दिया जाता है। अब देखो यहां पर जैसे मान लो परिषद को पैसा दे दिया, जैसे मान लो किसी जिले में जिला परिषद को पैसे दे दिया, भाई आपको 500 करोड़ रुपए खर्च करने हैं आपके जिले में, आपके जिले के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। तो पैसे इनको डायरेक्टली इनको नहीं दिए जाते हैं, वो पैसे दिए जाते हैं जिला परिषद को। जिला परिषद क्या करती है? पंचायत समिति में बांटती है। पंचायत समितियां फिर लास्ट में कहां पर बांटती है? पंचायत में बांटती है। और पंचायत में खर्च कौन करता है? आपका वहां पर ग्राम विकास अधिकारी। देखो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, हल्का सा एक और बता देता हूं मैं, यहां पर आपका सरपंच, भाई हमारे द्वारा चुनाव आदमी कौन होता है? सरपंच होता है। और एक सरकार बैठाती है, चुने हुए लोगों के साथ में एक सरकार भी अपना आदमी बैठाती है, परमानेंट आदमी, जो कि जवाबदेह होता है। मेन काम उसी का होता है, समझ रहे हो? ज्यादा पावर एक तरीके से उसी को दी जाती है, मतलब कागजी कार्रवाई में ज्यादा पावर उसी को दी जाती है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो जो चुने हुए लोग होते हैं, वास्तविक शक्तियां उन्हीं के पास होती है। जैसे सरपंच के पास होती है, ग्राम सेवक के पास नहीं होती है। ग्राम सेवक को कौन जाता है बेचारे को, जब जरूरत पड़ती है तब जानते हैं। ग्राम सेवक मान लो या ग्राम विकास अधिकारी, आजकल तो इसका नाम भी बड़ा तगड़ा कर दिया है, ग्राम विकास अधिकारी। तो पंचायत में बैठते हैं सरपंच और ग्राम सेवक, ये दोनों लोग ही क्या करते हैं? उसको जो पैसा मिलता है, इनको पैसा मिलता है, उनको खर्च करते हैं। और जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना ही पैसा इनमें से निकाल लेते हैं, है ना। 2 नंबर का काम करप्शन, भ्रष्टाचार यहीं से होता है। इसी तरीके से पंचायत समिति में भी क्या होता है? एक तरफ प्रधान होता है जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्टली प्रधान के चुनाव नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं? पंचायत समिति के सदस्य चुनते हैं। वो सदस्य मिलकर क्या करते हैं? सदस्य वोटिंग करते हैं और एक प्रधान को चुनते हैं। ठीक है, एक प्रधान बैठता है जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। और इस प्रधान का ध्यान रखने के लिए कौन आता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये बीडीओ आता है। ठीक है, तो पंचायत समिति में जितना भी खर्चा होगा वो कौन करेंगे? ये दोनों लोग वहां पर डिसाइड करते हैं। यहीं पर जिला परिषद में कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिला परिषद का अध्यक्ष होगा। और जिला कलेक्टर इसका ध्यान रखेगा, कलेक्टर। ठीक है, तो जिला परिषद में जितना भी कुछ होगा तो वो ये दोनों मिलके करेंगे। फिर पंचायत समिति की बात आएगी तो प्रधान और बीडीओ, और पंचायत की बात आ जाती है तो वो सरपंच और ग्राम सेवक हो जाता है। तो ये सिस्टम इनका होता है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से जिस तरीके से जिला परिषद को पैसे दिए जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर नगर पालिका या नगर निगम को भी पैसे दिए जाते हैं, समझ रहे हो। और नगर निगम में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर वार्ड के जो होते हैं, पार्षद होते हैं, वो पार्षद यहाँ पर चेयरमैन को चुनते हैं। वो डिटेल में जब पढ़ाएंगे आपको वो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से विकास किया जाता है और यहाँ की समस्याएं ऊपर के लेवल पे पहुंचाई जाती है। ओके, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि पंचायती राज से संबंधित उपमंड जो उल्लेख है वो 243 में है। और इसको याद कैसे करोगे? 243 2 को क्या लिखोगे? एन लिखोगे। 4 को क्या लिखोगे? आर लिखोगे। 3 को क्या लिखोगे? एम लिखोगे। एनआरएम का मतलब देखो सिंपल सा है, कैसे याद रखोगे? नरमा का खेत होता है, नरमा का खेत या कपास का खेत। तो ये देखो कपास के खेत में क्या चल रही है? पंचायती चल रही है। 4-5 आदमी बैठे हैं और मस्त यहाँ पर पंचायती चला के बैठे हैं, है ना। तो यहाँ से कैसे याद रखोगे कि नरमे में पंचायती है। कहने का मतलब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज से संबंधित उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, तो पंचायती जैसे ही आपके दिमाग में आएगी तो भाई साहब पंचायती कहाँ चल रही थी? पंचायती चल रही थी नरमे के खेत में। कहाँ चल रही थी? नरमे के खेत में चल रही थी। और जैसे आप नरमा लिखोगे, नरमा
जैसे आप नरमा लिखोगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, n से 1 हो जाएगा, r से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और m से हो जाएगा 3, तो 1 4 3, अरे 1 क्या, n का मतलब 2, ठीक है। चले आगे, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखो तो मैं आपको बता रहा था कि अनुच्छेद 243 में क्या हुआ कि सुधार किया गया, संशोधन किया गया, 73वां और 74वां। इसमें देखो एक बात लिखी गई है राज्यपाल से संबंधित कि अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई। ध्यान दो यहां पर ये मैं और ये जो झ है ये कैसे लगाए जाते हैं। देखो हमारे संविधान में जो मूल संविधान है, इस संविधान में देखो जो सारे अनुच्छेद है ना, वो अनुच्छेद किस तरीके से लिखे गए हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, इस तरीके से अनुच्छेद लिखे हुए हैं। जैसे मान लो 3 को आगे एक्सप्लेन करना हो तो इसको क्लोज में बांट रखा है, इस तरीके से क्लोज बांट रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से बांट रखा है, समझ रहे हो। लेकिन जैसे मान लो किसी अनुच्छेद में मान लो कोई सुधार करना है, जैसे मान लो अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद है 243, ठीक है, इसमें सुधार करना है तो क्या किया जाएगा। अब देखो 1 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जब सुधार किया जाता है, संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखा जाता है, अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में लिखा जाएगा कै ख ग, इस तरीके से 243 ख 243 ग। जितने पॉइंट जोड़े जाएंगे संशोधन करके इस अनुच्छेद में, जितने भी पॉइंट जोड़े जाएंगे उन पॉइंट के आगे, उन पॉइंटों के आगे क ख ग घ इस तरीके से लगा दिया जाता है। संविधान आपका बहुत सारी भाषाओं में है। जब इंग्लिश की बात आती है, संविधान की इंग्लिश में बात आती है तो यहां पर क्या हो जाता है, क्या आ जाता है, ऐसे ये अनुच्छेद आएगा भैया ना, अनुच्छेद यहां पर आएगा आर्टिकल नंबर 243 ए, कै की जगह आ जाएगा ए, 243 बी, 243 सी, इस तरीके से 243 डी, इस तरीके से अनुच्छेद फिर पॉइंट जोड़े जाते हैं संशोधन करके। तो यहां पर जब भी आप झ या आई, मैं या वाई, देखो ध्यान रखना झ को आई भी लिखा जा सकता है और मैं को वाई लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो कै को ए लिख दिया, ख को बी लिख दिया, ग को सी लिख दिया, है ना, घ को डी लिख दिया, इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने यहां पर लिख दी है, मैं को वाई लिख दिया, झ को आई लिख दिया। तो जब भी आप देखो जैसे मान लो सिंपल सा कोई अनुच्छेद है, जैसे मान लो लिख दिया मैंने 243, या मान लो कोई सा अनुच्छेद लिख दिया मैंने, कोई सा भी एनी वन 43 1, ऐसे क्लोज, ये क्लोज है ना, ये क्लोज है। जबकि अगर मान लो 43 कै ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये कि भाई साहब अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में क्या किया गया है, सुधार किया गया है, करेक्शन किया गया है। समझ रहे हो क्या? समझ में आई? सिंपल सी बात। अरे कै ख ग या ए बी सी डी इस तरीके से अगर कोई लिख रखा है तो भाई साहब सीधा सा मतलब समझ जाना कि भाई इसमें हो गया संशोधन। और ये 1 2 3 ऐसे 1 2 3 इस तरीके से लिख रखा है तो ये सिंपल है, ये मूल संविधान है, ठीक है। 243 झ और 243 मैं, इन दोनों अनुच्छेदों में क्या लिख रखा है कि राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल प्रत्येक 5 साल में गठन करेगा, प्रत्येक 5 साल में एक बार गठन करेगा। किसका करेगा? राज्य वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। और भाई साहब ये राज्य वित्त आयोग क्या काम करेगा, ये राज्य वित्त आयोग का क्या काम करेगा, पंचायतों को किस तरीके से पैसा बांटना है, नगर पालिकाओं को किस तरीके से पैसा बांटना है, और ये पैसा किस तरीके से कमा के वापस लाके दे सकती है सरकार को, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कौन बताएगा, ये राज्य वित्त आयोग बताएगा। ये कौन बताएगा? राज्य वित्त आयोग बताएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आयोग होता है, ये आयोग बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है जिनको एक स्पेशल काम दे दिया जाता है। और वित्त आयोग को यही काम दिया गया है कि भाई आप मुझे बताओ टैक्स किस तरीके से लगाया जाए, टैक्स कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए, ठीक है, और किस तरीके से टैक्स बढ़ाया जाए ताकि जनता में आक्रोश पैदा ना हो या किसी भी तरीके से जनता को नुकसान ना हो, है ना, किस तरीके से पैसा बांटा जाए, किन को कितना पैसा देना है
है ना, कहाँ पर ज़्यादा लगाना है, कहाँ पर कम लगाना है, ये सारा सिस्टम ये वित्त आयोग ही सोचकर समझकर ये बताता है। किसको? राज्य सरकार को। किसको बताता है? राज्य सरकार को बताता है। हालांकि बात अगर देखी जाए तो ये एक्चुअल में राज्य सरकार को, डायरेक्टली राज्य सरकार को नहीं बताता है, ये बताता है राज्यपाल को। किसको बताता है? ये राज्यपाल को बताता है। और ये राज्यपाल क्या करता है? इनकी जो सुझाव होता है, ये सुझाव कहाँ पर प्रस्तुत करता है? विधानसभा में प्रस्तुत करता है। अब ये विधानसभा पे डिपेंड करता है कि ये लागू करे या ना करे, तुम्हारी मर्जी, है ना। तो राज्यपाल क्या करेगा? 5 साल में एक बार राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। और ये राज्य वित्त आयोग क्या काम करेगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलें आगे। याद रखना अनुच्छेद 243 जय और 243 में। अच्छा, ये जो पॉइंट जोड़े गए हैं ये कौन से अनुच्छेद में, अच्छा कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए? 73वां और 74वां। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत ये पॉइंट जोड़ा गया था, जय और मैं। चलें आगे। आगे बात करते हैं। देखो अनुदान, अनुदान की बात की कहाँ पर की गई? अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई आपको, ये नहीं बताई कि राज्यपाल की सिफारिश से ही जो अनुदान है, ये अनुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान जो मांग है ये विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। इस लाइन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आपको बताता हूँ, सुनना है ना। देखो, ये रहा हमारा राज्य राजस्थान, है ना। राज्य राजस्थान में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं। जैसे ये परिवहन विभाग हो गया, ये परिवहन विभाग हो गया। ये जैसे मान लो खनन विभाग हो गया। ये जैसे मान लो आपका ऊर्जा विभाग हो गया। इनका काम क्या होता है? इनको अलग अलग काम दे रखा है, इनको अलग अलग काम दे रखा है। और जो एमएलए होते हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, इन्हीं विधायकों में से किसी ना किसी को इनका एक क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है, इनका मंत्री बना दिया जाता है। तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो ऊर्जा मंत्री होगा, है ना, वही एमएलए। ठीक है, किसी दूसरे को बना दिया खनन मंत्री बना दिया, किसी तीसरे को परिवहन मंत्री बना दिया गया। अब ध्यान दो, इन विभागों का काम क्या होता है? इन विभागों का काम ये होता है कि जितना इनको काम दिया गया है उस काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, उस काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना और अच्छे से अच्छा विकास करके सरकार को देना। ठीक है, अब ध्यान दो, ये काम करने के लिए पैसा कहाँ से लाती है? भाई इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। अब जैसे मान लो ये है परिवहन है, तो परिवहन में सड़कें बनानी पड़ेगी। तो सड़कें ये बनाएंगी कब? जब इनको पैसे दिए जाएंगे। पैसा देगा कौन? पैसा कौन देगा? पैसा देगा इनको राज्य सरकार। पैसा कौन देगी इसको? राज्य सरकार पैसा देती है। कब देती है? अब भाई राज्य सरकार का आम तौर पे 5 साल का कार्यकाल होता है। तो 5 साल में कब पैसा देगी इनको? कब पैसा देगी बताओ? इनको हर साल पैसा दिया जाता है। इन सभी विभागों को हर साल पैसा दिया जाता है। और जब साल पूरा होने वाला होता है तो अगले साल के लिए जितना खर्चा होगा उस खर्चे का ब्यौरा या इनका जो विवरण मांग लिया जाता है, इनसे पूछ लिया जाता है पहले ही। जैसे मान लो 2000 यहां पर 23 चल रही है, तो 2023 के एंड में, जैसे मान लो 2023 के एंड में अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर में इनसे मांग लिया जाता है कि भाई अगली साल आप कितना खर्चा करोगे। तो इनकी तरफ से लेटर आता है, बोले भाई ऊर्जा विभाग की तरफ से लेटर आया कि भाई हमें तो 500 करोड़ रुपए दे दो, हमारे लिए बहुत है। ठीक है, इन्होंने अनुमान लगा के इनसे मांग लिया। किनसे? राज्य सरकार से। खनन विभाग वाले बोले भाई हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए, है ना, 1000 करोड़ चाहिए हमें हमको। परिवहन वाले बोले भाई हमें सड़कें बहुत बनानी है, हमें 1500 करोड़ चाहिए। तो सब लोगों ने डिमांड कर दी। अब डिमांड करना अलग बात होती है, लेकिन राज्य सरकार कितना देगी, राज्य सरकार कितना देगी, ये राज्य सरकार पे डिपेंड होता है। तो जब सबकी मांगे यहाँ पर आ जाती है तो इन मांगों के आधार पे क्या करती है राज्य सरकार बजट पेश करती है। राज्य सरकार बजट पेश करती है। एक तरीके से इनको खर्चा देने के लिए, जैसे आपको घर वाले बजट पास करते हैं आपके लिए हर महीने। जैसे आप कहीं पर रहते हो, किसी शहर में रहते हो या कहीं पर भी रहते हो, तो हर महीने आपको बजट पास घर से बजट पास करवाना पड़ता है भाई। 6000 रुपये, 3000 रुपये, जितने 3000 में तो आजकल क्या ही होता है, मिनिमम 6-7 हज़ार रुपये तो आपको लेने ही पड़ते हैं, घर से बजट पास करवाना ही पड़ता है ना। घर वाले बता देते हैं कि इतने के फल फ्रूट जो भी है कुछ खा लेना, इतनी की किताबें ले आना, ये वहाँ पे फीस जमा करवा देना, है ना।
उल्ट पुल्ट मत कर देना, चोरियों पे खर्चा मत कर देना, इतने के रिचार्ज करवा लेना। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से वो आपको बता देते हैं कि इतना खर्चा यहाँ पर कर देना। तो राज्य सरकार भी क्या करती है, बजट पेश करती है हर साल हमारी राज्य सरकार फरवरी में बजट पेश करती है और इसमें बता दिया जाता है कि कौन से विभाग को कितना पैसा देना है। अब ध्यान दो, जैसे मान लो ऊर्जा विभाग ने 500 करोड़ रुपए की मांग की थी और इनको 500 करोड़ दे दिए गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 500 करोड़ में इनका काम चल जाए पूरी साल, जरूरी थोड़ी होता है। ये तो इन्होंने अनुमान लगाया था, कि भाई इतने से रुपए में काम हो जाएगा अपना और अच्छे तरीके से विकास भी हो जाएगा हमारा और जनता की वाह वाह अपन सुन लेंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब कम पड़ गए। कम पड़ते ही क्या होता है कि यहां पर जो मंत्री है, यहां पर जो ऊर्जा मंत्री है, ये ऊर्जा मंत्री क्या बोलेगा कि भाई हमारे विभाग को पैसे चाहिए। और इस बात को, ये जो मांग है, इस मांग को सरकार संज्ञान में लेती है और विधानसभा में दोबारा से क्या करती है, अनुदान मांग करती है, अनुदान ग्रांट मांगती है, ग्रांट, ठीक है। ग्रांट की मांग पेश की जाती है विधानसभा में, बोले इस विभाग को इतने पैसे और देने की जरूरत है। तो अब ध्यान दो, राज्यपाल सिफारिश करेगा तभी यह अनुदान मांग कहां पर प्रस्तुत होती है, ये विधानसभा में प्रस्तुत होती है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई क्या? बहुत सिंपल तरीका से समझा दिया था ना, ठीक है। अनुच्छेद 243 है और मैं ये राज्यपाल इसमें क्या करता है, प्रत्येक 5 साल में एक बार, ध्यान दीजिए, गठन करने का मतलब क्या होता है, गठन करने का मतलब होता है निर्माण करना। भाई लोगों को चुन लिया, भाई ये लोग ये जो लोग हैं ये एक वित्त आयोग का रूप लेंगे और इनको ये काम दे दिया कि आप धन से संबंधित जितने भी कर टैक्स वगैरह हैं इनसे संबंधित आप काम कीजिए, इसके बारे में आप जांच कीजिए, समीक्षा कीजिए और हमें सुझाव दीजिए। पर फिर राज्य सरकार क्या करती है, इस अच्छे सुझावों को अपनी सरकार की पॉलिसी जो होती है उसके हिसाब से लागू कर देती है। समझ में आगोगा था ना, मेरा साफ सुथरा है, बहुत ज़बरदस्त तरीका से समझ में आ रहा है ना। तो अनुदान वही होता है, अनुदान क्या होता है कि एक आर्थिक सहायता होती है। ये आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी जाती है, राज्य सरकार या किसी शासन या आधिकारिक संस्था के द्वारा दी जाती है। किस चीज के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए दी जाती है, किसी व्यक्ति या संस्था को, ठीक है, समझ गए? सिंपल, वो मैंने आपको बेसिक तरीके से समझा दिया है, ये फालतू की चीजें। चले आगे देखो, अनुच्छेद 267 में क्या दे रखा है कि राज्यपाल किसी भी अप्रत्याशित व्यय, जिसके बारे में राज्यपाल को पता भी नहीं था कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, तो अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से क्या कर सकता है, अग्रिम ले सकता है और सरकार को दे सकता है, सरकार को पैसे निकाल के दे सकता है। ध्यान देना, मैं आपको 2 चीज बताने वाला हूं यहां पर, बहुत ही गजब की चीज। पहली चीज तो यह कि देखो, ध्यान दो, यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करो, इस लाइन को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यहां पर देखो, आप मुझे बताओ, आप अपने घर में पैसे कहां रखते हो? क्योंकि मेरे पास अभी पैसे कम हैं और मैं सोच रहा हूं कि अगर आप मुझे कमेंट में बता दें तो मैं, हाँ ठीक है। देखो सिंपल सा मैं बता रहा हूं कि भाई देखो, जिस तरीके से आप अपने घर में पैसे रखते हो, पर्स में रखते हो, अलमारी में रखते हो या किसी लॉकर में रखते हो, कहीं पर भी रखते होंगे, उसी तरीके से सरकार भी एक तरीके से पर्स रखती है। राज्य सरकार भी अपना पर्स रखती है, केंद्र सरकार भी अपना पर्स रखती है। तो यहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितने तरीके के पर्स रखती है? एक पर्स नहीं रखती है, 3 तरीके के पर्स रखती है। पर्स का मतलब बटुआ आप बोल सकते हो, बटुआ बोल सकते हो, थैला बोल सकते हो, या लॉकर बोल सकते हो, या खजाना बोल सकते हो। किसी भी तरीके से कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो। मैं आपको यहाँ पर पर्स के माध्यम से समझाने वाला हूँ, बटुए के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो राज्य सरकार के पास भी 3 तरीके के पर्स होते हैं और केंद्र सरकार के पास भी 3 तरीके के पर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो नाम देखो यहाँ पर, एक तो है संचित निधि के नाम से, पहले पर्स का नाम है संचित निधि, दूसरे पर्स का नाम है भारत का लोक लेखा निधि और तीसरे पर्स का नाम है भारत की आकस्मिकता निधि। 3 तरीके के पर्स होते हैं। अब देखो राज्य सरकार इन पर्सों को भरती कैसे है? अच्छा, इनका इंग्लिश में भी आपको बता देता हूं। संचित निधि को इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड,
कंसोलिडेटेड फंड, और इसको बोला जाता है, भारत के लोक लेखा को बोला जाता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, और इसको बोला जाता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, ये अपन भारत की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारे राज्य में भी इसी तरीके से होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, है ना, इंडिया की जगह स्टेट आ जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट इस तरीके से आ सकता है, क्या आता ही है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो जिस तरीके से हमारे भारत के पास 3 तरीके के पर्स हैं, उसी तरीके से हमारे राज्य के पास भी 3 तरीके के पर्स होते हैं। संचयी निधि, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट राज्य के माध्यम से, राज्य के हिसाब से बोला जाता है, इसको बोला जाता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट राज्य के हिसाब से, और कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की नहीं, राज्य की आकस्मिकता निधि, राज्य की लोकलेखा निधि और राज्य की संचित निधि, ठीक है। 3 तरीके के पर्स होते हैं। अब भाई साहब, इन पर्सों में पैसा कहाँ से लाती है ये सरकारें? ये सरकारें पैसा लाके, भाई इन पर्सों को ऐसा खाली पर्स रखने का क्या मतलब है ना? कई लोग रखते हैं ना, जैसे मैं रखा करता था पहले, खाली पर्स रखा करता था, उसमें थोड़े बहुत कागज वागज डाल के रखा करता था, क्योंकि बच्चों को यार पैसे कौन देते हैं, लेकिन पर्स रखने का शौक हुआ करता था। तो उस पर्स में कागज, जैसे पन्ने फाड़ लिए कॉपी के, और वो रखा करता था। किस किस ने ये ऐसा काम किया है, कमेंट करके बताओ। तो ये सरकार पैसा कहाँ से लाती है, खाली थोड़ी रखती है। देखो, संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास? जितने भी टैक्स लगाती है सरकार, राज्य सरकार जितने भी टैक्स लगाती है, कर लगाती है, उनसे जो पैसा आता है वो किस में सेव होता है? वो संचित निधि में सेव होता है। अगर मान लो राज्य सरकार किसी संस्था को ब्याज पे पैसे दे देती है, उधार पैसे दे देती है, तो वहां से जो ब्याज आता है वो ब्याज भी किसके अंदर सेव होता है? वो संचित निधि के अंदर सेव होता है। कहने का मतलब, राज्य सरकार जितने भी तरीके कमाने के यहाँ पर लगाती है, उन तरीकों से जितना भी पैसा आता है वो संचित निधि के अंदर सेव होता है। अब ध्यान दो, भारत के लोक लेखा निधि में पैसे कहाँ से आते हैं? ये जो पैसे होते हैं, ये एक तरीके से लगभग मैं मोटा मैं आपको बता देता हूं, इसमें और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मोटा मैं आपको बता देता हूं कि जब आप सरकार में आपका हिस्सेदारी होगी, जब आप सरकारी नौकर बनेंगे, सरकारी जवाई बनेंगे, तो आपकी तनख्वाह चालू हो जाएगी। चालू हो जाएगी, और इसी तनख्वाह में से कुछ पैसा सरकार क्या करती है, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ पैसा काट लेती है आपकी तनख्वाह में से। और वो पैसा कहाँ पे सेव होता है? वो पैसा सेव होता है राज्य की लोक लेखा निधि के अंदर। और जब आप रिटायर होंगे, तो रिटायर होने पे क्या होगा? वो पैसा आपको दे दिया जाता है। ध्यान दो, यहां पर राजस्थान में क्या सिस्टम कर दिया? देखो, पहले क्या था कि जो पेंशन वाला सिस्टम था ना, ये पेंशन वाला सिस्टम बंद कर दिया गया था, और यहां पर क्या लगाया गया था? यहां पर प्रोविडेंट फंड, एनपीएस। देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा हटके। 2 तरीके के पेंशन सिस्टम चल रहे हैं हमारे भारत देश में। एक तो चल रहा है ओल्ड पेंशन सिस्टम, जिसमें क्या था कि सरकार कुछ पैसा सैलरी में से काट लेगी, और बाद में क्या होगा, जब रिटायर होंगे तो क्या होगा, उसकी पेंशन बना के दे दिए जाएंगे। ये क्या सिस्टम था? ये ओल्ड पेंशन सिस्टम था। एनपीएस में क्या है कि एनपीएस में यह है कि कुछ पैसे काट लिए जाएंगे, कुछ पैसे तो इसमें भी कटेंगे, लेकिन क्या होगा कि जब रिटायर होंगे, तो रिटायर होने के बाद में जितने भी पैसे बनेंगे, उन पैसों को रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया जाता है, पेंशन नहीं चालू रखी जाती है। समझ रहे हो इस बात को? तो यह है एनपीएस और यह है ओपीएस। राजस्थान में क्या है, ये ओल्ड पेंशन सिस्टम अभी तक भी चालू है। चालू कैसे हुई? अभी जो गहलोत सरकार है, गहलोत सरकार ने ही चालू की है, वरना 2004 के बाद में, मेरे को जहां तक नॉलेज है, 2004 के बाद में ये सिस्टम, पेंशन वाला सिस्टम कर दिया गया था बंद। ये एनपीएस वाला सिस्टम ही चला गया था। अभी केंद्र में तो क्या है, एनपीएस ही है। अभी हम केंद्र सरकार के नौकर हैं, तो हमको एनपीएस के माध्यम से ही हमारे पैसे कटते हैं, और वो बाद में हम जब रिटायर होंगे तो वो तब दिए जाएंगे। गहलोत सरकार की जय हो, क्योंकि गहलोत सरकार ने वापस से एनपीएस चालू कर दिया, ये ओपीएस चालू कर दिया है 2022 में, मेरे हिसाब से, जहां तक पिछले साल चालू किया था ये, है ना। तो गुणगान करना चाहिए उनका, बहुत ही गजब तरीके से उन्होंने। भाई देखो, एक तरीके से क्या है, राज्य सरकार पे ये भार तो आएगा, लेकिन क्या है, राजनीति होती है। ये क्या होती है?
राजनीति होती है और दिल खुश करना होता है, बस दिल खुश करना होता है कि हमने आपको पेंशन चालू कर दी तो आप और आपके परिवार के जितने भी वोट हैं वो हमारी तरफ आने चाहिए। तो कुल मिला के ये बात है। तो ये जो जितना पैसा कटता नहीं, ये पैसा कहाँ पे सेव होता है? ये राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो लोक लेखा निधि होती है उसके अंदर सेव होता है। और जब रिटायरमेंट होता है, ये जनता का पैसा होता है जो कि समय आने पे वापस देना होता है। लगभग जैसे मान लो रिटायरमेंट की बात है, तो हालांकि और भी तरीके होते हैं इसमें पैसा डालने के लिए, लेकिन मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। तो जब रिटायरमेंट होते हैं तो क्या होता है? पैसे वापस देने होते हैं, ठीक है। भारत की आकस्मिकता निधि, इसमें पैसे कहां से आते हैं? इस निधि में पैसे कहां से आते हैं? कुछ पैसा इस संचित निधि से ही इसके अंदर डाल दिया जाता है और भाई जी इसको पर्स को भर दिया जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा होगा कि भाई पर्स तो है, इनको भर भी दिया, अब इनको खर्च कहां पे किया जाएगा? जरूरी थोड़ी है, अब ऐसे थोड़ी है भाई, अगर एक ही मतलब अगर सभी चीज़ों को, जैसे मान लो रोड बनानी है तो रोड कौन से पर्स से पैसे निकालें? रोड बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए कौन से पर्स से पैसे निकालने चाहिए, ये भी सिस्टम होता है। अब जैसे मान लो रोड बनाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा विकास कर दिया, उसमें पैसे खर्च कर दिए, बिल्कुल फूंक दिए, मान लो सरकार को फूंक दी, है ना, पूरे पैसे फूंक दिए। अब ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी, महामारी नहीं आएगी। अब कोरोना आया था, कोरोना किसी को बता के थोड़ी आया था। अभी बाढ़ आई थी, अभी जोधपुर में बाढ़ भयंकर तरीके से त्रासदी मच गई थी, है ना, पिछले साल की बात है, कब की बात है। तो ट्रेन पटरियाँ वगैरह सब उखाड़ उखूड़ दी थी। तो ये जो सिस्टम होता है, ये एक आकस्मिक चीज़ें होती है, आकस्मिक घटनाएं होती हैं, ये बता के नहीं आती है। तो इनके लिए पहले से पैसा बचा के रखना होता है। तो वो पैसा किसके अंदर रहेगा? वो रहेगा आकस्मिकता निधि के अंदर। यहां से पैसा तभी खर्च होगा जब आकस्मिक घटनाएं होंगी, और उन घटनाओं में राहत कार्यों के लिए यह पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। आमतौर पे जो प्रशासनिक काम होते हैं, जो डेली रूटीन के काम होते हैं सरकार के, जैसे आप घर में जैसे दूध लाते हो, सुबह उठते दूध लाते हो, ब्रेड लाते हो, कुछ भी लाते हो आप, ठीक है, तो वो जो आम डेली रूटीन का जो खर्चा होगा, वो डेली रूटीन का खर्चा किससे होगा? संचित निधि से किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड से किया जाएगा। प्रशासनिक वे में जैसे मान लो लोगों को सैलरी देनी है, लोगों को पेंशन देनी है। देखो यहाँ पे एक सिस्टम अलग है। यहाँ पे जो सिस्टम है ना, ये आजकल क्या होता है, ये एनपीएस चलता है, ठीक है, एनपीएस चलता है। तो एनपीएस में क्या करती है? पीएफ कटती है, प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है। तो ये जो पीएफ है, ये पीएफ जो कट के कहाँ पर आती है, ये आपके इस लोक लेखा अकाउंट में आती है, और जब रिटायरमेंट होता है तो इसमें से दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है। 3 तरीके के पर्स होते हैं, इनको मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब देखो वापस चलते, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 267 में क्या लिखा है कि राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय, जिस खर्चे के बारे में उसने सोचा भी नहीं था, है ना, उस खर्चे को वहन करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है, एडवांस ले सकता है। और किसको दे सकता है? राज्य सरकार को दे सकता है। भाई आप इसको खर्च कीजिए राहत कार्यों में आप इसको खर्च कीजिए, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो। ध्यान दो, ये बात राज्यपाल क्यों निकालेगा इसको, इस आकस्मिकता निधि को राज्यपाल क्यों निकालेगा? क्योंकि ये जो आकस्मिकता निधि होती है, ये राज्यपाल के संरक्षण में ही होती है, राज्यपाल ही इसका ध्यान रखता है। कहने का मतलब जैसे मान लो एक तरीके से ये इसकी चाबी, इस लॉकर की चाबी इसी के पास होती है, ठीक है। जबकि ये जो संचित निधि होती है, ये संचित निधि किसके पास होती है? ये विधानसभा के पास होती है। किसके पास होती है? विधानसभा के पास होती है। और विधानसभा में कौन जाते हैं? यहां से जनता के द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं, और उन्हीं लोगों के पास में इस संचित निधि को खर्च करने का अधिकार होता है। हर कोई नहीं कर सकता इसको, राज्यपाल इसको छेड़ नहीं सकता, इस संचित निधि को राज्यपाल नहीं छेड़ सकता। समझ रहे हो इस बात को? राज्यपाल के विधानसभा के हाथ में ये होती है, ठीक है। बात करते हैं आगे। देखो ये मैंने बता दिया, राज्य सरकार को दे सकता है किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए। अब देखो ध्यान दो, याद कैसे करोगे? देखो 267
267, एक सेकेंड, अब देखो 7 को मैंने डायरेक्टली के लिख दिया, तो इस तरीके से याद होनी चाहिए आपको। तो 267, 2 का मतलब एन, 6 का मतलब जे और 7 का मतलब के, एन जे के। बताओ, बनाओ, इससे बहुत ही जबरदस्त शब्द बनने वाला है। बताओ, नाजुक, क्या बनेगा? नाजुक। बहुत ही गजब तरीके से यहां पर देखो सेट भी होगा ये, कि जब राज्य की स्थिति नाजुक हो, राज्य की स्थिति जब नाजुक हो, तो भाई साहब राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल राज्य की जो आकस्मिकता निधि है, राज्य की जो आकस्मिकता निधि है, इस आकस्मिकता निधि से क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? अग्रिम ले सकता है, एडवांस में पैसे निकाल सकता है, और भाई साहब किसको दे सकता है? राज्य सरकार को दे सकता है, राज्य सरकार को दे सकता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी और ये याद भी हो जाएगी, नाजुक। ठीक है, अब जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए भाई कि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है, पैसे निकाल सकता है। ये कब निकालेगा? ये जब राज्य की स्थिति क्या होगी? नाजुक होगी। राज्य की स्थिति क्या होगी? नाजुक होगी। अब जैसे आप बीमार हो जाते हो, है ना, भयंकर, जैसे मान लो भगवान ना करे ऐसी, लेकिन कोई भी आदमी बीमार हो जाता है, किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है भयंकर वाली से, तो उस आदमी की स्थिति क्या हो जाती है? वो नाजुक हो जाती है, नाजुक स्थिति हो जाती है, पतली स्थिति हो जाती है, एक तरीके से ये मान लो। तो नाजुक, नाजुक, जैसे आप नाजुक सुनोगे तो इसको चेंज करो वापस टेबल के माध्यम से। एन का मतलब 2, जे का मतलब 6 और के का मतलब क्या हो जाएगा? 7। 267। ये बात किस में लिखी गई है? अनुच्छेद 267 में ये बात लिखी गई है। छोटी सी बात, सिंपल सी बात। ठीक है, चले आगे, आगे बात करते हैं। देखो आगे दे रखा है कि अनुच्छेद 161 है, इसमें क्या लिखा गया है कि राज्यपाल किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को अगर दंड दे रखा है, इस दंड को क्या कर सकता है? कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है उस दंड को, या उस दंड की प्रकृति को बदल सकता है। सिंपल सी बात यह है कि भाई साहब अब तक अपन पढ़ रहे थे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, और अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब आगे अपन पढ़ेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल के पास न्याय करने की भी शक्तियां होती है। जिस तरीके से कोई कोर्ट होता है, वो फैसला देता है, न्याय करता है, उसी तरीके से हमारा राज्यपाल भी क्या कर सकता है? न्याय कर सकता है। जैसे सिंपल तरीके से अगर किसी कोर्ट को सामान्य कोई कोर्ट है, इस कोर्ट से किसी आदमी को दंड मिल गया या सजा मिल गई, और अगर वो आदमी भागा भागा राज्यपाल के पैर पड़ जाता है, और राज्यपाल को अगर दया आ जाती है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? उस दंड को कम कर सकता है, या उस दंड को रोक के रख सकता है कुछ टाइम के लिए। बोले मान लो उसको बोल दिया जाए कि भाई मेरे को, जैसे मान लो राज्यपाल को कोई आदमी जाके बोले कि मेरे को 5 करोड़ रुपए का मेरे को दंड मिला है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप थोड़ा सा इसको रोक के रखो इसको 2-3 महीने या 6 महीने, बाद में मैं पैसों का इंतजाम करा के मैं ये पूरी भरपाई कर दूंगा इसको, समझ रहे हो? या मान लो किसी को जेल की सज़ा हो जाती है ना, किसी को जेल की सज़ा हो गई, और बोले साहब मेरे अभी स्थिति ऐसी नहीं है जेल में जाने लायक, मेरे पास ऐसा कोई काम है, या बेटी की शादी करनी है, किसी भी तरीके से कुछ पिघला दे राज्यपाल को, है ना, तो भाई साहब राज्यपाल क्या कर सकता है? उस सज़ा को थोड़े दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रोक के रख सकता है, स्थगित कर सकता है, पोज, क्या कर सकता है? पोज कर सकता है। जैसे आप गाने को पोज रिज्यूम करते हो ना, उस तरीके से उस दंड की जो, या उस सजा की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को भी बदल सकता है। जैसे मान लो किसी आदमी को 5 साल की जेल हो गई, भाई साहब किसी आदमी को 5 साल की जेल हो गई, और राज्यपाल के पास चला गया, गिड़गिड़ाने लग गया, राज्यपाल उस पर दया करके क्या कर सकता है? राज्यपाल ऐसे भी कर सकता है कि भाई चल ठीक है, तू 5 साल की जेल मत काट, तू एक काम कर ले, 5 करोड़ रुपए दे दे, 5 करोड़ रुपए का हर्जाना भुगत ले, और तेरे को माफ कर दिया जाएगा। तो ये प्रकृति चेंज हो गई, जेल से आर्थिक दंड हो गया, है ना, जेल होने के बजाय उसको आर्थिक दंड दिया गया है, तो ये प्रकृति चेंज कर दी गई। या उस दंड को माफ भी कर सकता है, उस सजा को माफ भी कर सकता है, कि बोले तू जा सकता है, तू बिल्कुल फ्री है, तेरी सजा बिल्कुल माफ हो जाती। अब जैसे
आपने सुना होगा, जैसे आपने रील देखी होगी कि जैसे जो सऊदी अरब के जो लोग हैं वो हर चीज़ में आखिर में ती लगाते हैं। जैसे तू क्या करती है, तू क्या करती, इधर क्या करती, इधर किस लिए आती, ऐसे बोलते हैं ना। वो फनी कॉमेडी टाइप में एक वीडियो बनाते हैं। जैसे राउंड 12 वालों ने भी एक बनाया था, राउंड 12 वाले शायद मेरे साहब सब जानते होंगे, है ना, अश्लील वीडियो बनाते हैं। तो उसमें भी एक वो जो सऊदी अरब वाले लोग मतलब वो ऊपर पहन के रखते हैं, वो कपड़ा सा पहन के रखते हैं, उसके ऊपर कुकर की वो डाल के रखते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, उसमें हर चीज़ में वो बोलते हैं कि तू जाती, इधर क्या करती, तू बिल्कुल मज़े करती, तेरी सज़ा बिल्कुल माफ़ हो जाती। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपको याद कर सकते हो। देखो 161, 161, 1 को लिखूंगा मैं टी, इतना छोटा टी, ठीक है। टी 6 को क्या लिखूंगा मैं, जे लिखूंगा, और 1 को फिर से मैं क्या लिखूंगा, टी लिखूंगा। तो यहां से देखो सिंपल सा मैं क्या लिख सकता हूं, टी जे टी। टी जे टी जैसे मैं बोलूंगा मेरे दिमाग में क्या आ सकता है, तू जाती, वही सऊदी अरब वाली भाषा कि तू जाती, तू बिल्कुल यहां से चली जाती, क्योंकि तेरी क्षमा बिल्कुल माफ हो जाती, तेरी अरे नहीं नहीं नहीं, तेरी सजा बिल्कुल माफ हो जाती, तेरी सजा बिल्कुल माफ हो जाती, तू जा सकती, है ना। तू जाती, इधर क्या करती, तू मजे करती। समझ गए क्या, अरे समझ में आ गया क्या, बहुत सिंपल है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो अनुच्छेद 161 में यह बात लिखी गई है कि राज्यपाल अगर किसी आदमी को दंड मिल रखा है तो उस दंड को कम कर सकता है, ठीक है, उस दंड को रोक के रख सकता है, उस दंड की प्रकृति को बदल सकता है, या उस दंड को माफ भी कर सकता है ना, क्षमा भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मौत की सजा मिली है, मौत की सजा मिली है ना, तो भाई साहब राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है इसमें, ये ध्यान रखना। बाकी और चीज़ें जैसे जेल हो गई हो, या मान लो पैसों का दंड मिला हुआ है, या किसी भी तरीके की कोई चीज़ मिली हुई है, तो भाई साहब वो माफ़ कर सकता है राज्यपाल। लेकिन मौत की सज़ा नहीं मिल सकती। अगर मान लो फांसी की सज़ा हो गई, हाँ, फांसी की सज़ा हो गई, तो भाई साहब राज्यपाल हाथ खड़े कर देता है, बोले मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए सबसे बड़े बाप के पास जाना पड़ेगा, वो कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ही जाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने आपको 161 को याद रखना बता दिया है। 161 का मतलब है टी जे टी। टी जे टी का मतलब तू जाती, इधर क्या करती, तेरी सजा बिल्कुल माफ हो जाती, तो तू मजे करती, है ना, तू जाती, ठीक है। ओके, चले आगे। ये देखो, ये वही सऊदी अरब वाला आदमी है ना। जैसे मान लो आपका राज्यपाल, आपका क्या, हमारा राजस्थान का राज्यपाल, जैसे मान लो सऊदी अरब का कोई आदमी आ गया, उसको बैठा दिया, तो वो क्या बोलेगा, सजा माफ कर देगी, बोले तू जाती, है ना, ठीक है। चले आगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां मिल रखी हैं। राष्ट्रपति को भी मिल रखी है। अगर मान लो किसी आदमी को अगर सजा मिल रखी है, तो राज्यपाल भी माफ कर सकता है और राष्ट्रपति भी माफ कर सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर है, वो अंतर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये स्लाइड है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, अगर किसी सामान्य न्यायालय से अगर कोई सिंपल कोर्ट है, देखो कोर्ट भी यहाँ पर हमारे देश में दो तरीके, जैसे मान लो, वो बात नहीं बता रहा मैं यहाँ पर फौजदारी कोर्ट, वो नहीं बता रहा आपको, है ना, वो नहीं बता रहा। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक तो आपके आर्मी के कोर्ट होते हैं, और एक आर्मी के कोर्ट के अलावा जितने भी कोर्ट बच जाते हैं, तो वो जो कोर्ट हैं, आर्मी के अलावा जो भी कोर्ट हैं, इन कोर्ट के द्वारा अगर मृत्युदंड की अगर सजा मिल रखी है, तो भाई साहब राष्ट्रपति पूर्णतः उसको माफ कर सकता है। सामान्य कोर्ट के द्वारा अगर किसी आदमी को मौत की सजा मिल रखी है, फांसी की सजा मिल रखी है, किसी भी तरीके की मौत की सजा मिल रखी है, तो राष्ट्रपति पूर्णतः माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, वो केवल उसको रोक के रख सकता है। जैसे मान लो मौत की सजा मिल गई, तो भाई साहब पैर पड़ गया राज्यपाल के पास जाकर, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको रोक के रख सकता है, लेकिन फांसी तो लगेगी। अगर फांसी से बचना है तो राष्ट्रपति के पास चले जा। मैं क्या कर सकता हूं, राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल रोक के रख सकता है, बोले ठीक है 6 महीने बाद में लटक जाना, मेरे क्या लगता है ना, रोक के रख सकता है, या उसकी प्रकृति बदल सकता है,
आगे बात करें, आगे देखो, सेना के न्यायालयों के द्वारा दिया गया दंड, अगर आर्मी के कोर्ट, देखो आर्मी में जितने भी लफड़े होते हैं, जितने भी केस होते हैं, तो उनका जो सुनवाई होती है वो न्यायालय, उनके अलग ही न्यायालय होते हैं, आर्मी के कोर्ट होते हैं वहां पर। तो उन न्यायालयों के द्वारा अगर किसी आदमी को दंड मिल रखा है, सजा मिल रखी है, तो भाई साहब राष्ट्रपति उसको पूर्णतः माफ कर सकता है। लेकिन आर्मी और राज्यपाल का कोई लेना देना ही नहीं है। राज्यपाल आर्मी के कोर्ट के द्वारा कोई सजा मिल रखी है किसी आदमी को, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। राज्यपाल के हाथ खड़े हो जाते हैं आर्मी के सामने। आर्मी और राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं है, याद रखना, ठीक है। चला आगे। तो राष्ट्रपति चाहे आर्मी का कोर्ट हो, चाहे सामान्य कोर्ट हो, किसी भी तरीके का अगर कोई सजा मिल रखी है तो राष्ट्रपति माफ कर सकता है, चाहे वो मौत की सजा क्यों ना हो, ठीक है। राष्ट्रपति को पूर्णतः अधिकार है। लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल उसको रोक के रख सकता है, अगर मौत की सजा मिली हुई है तो रोक के रख सकता है। और बात आ जाती है जब आर्मी के कोर्ट की, तो आर्मी के कोर्ट के भाई साहब कोई लेना देना ही नहीं है, इसके बिल्कुल पहले से हाथ खड़े रहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो इसका, ठीक है। चलें आगे। आगे देखो, अनुच्छेद 217 के, अब देखो तीन चीजें आएंगी यहां पर, तीन चीजें आएंगी, उनको मैं आपको टेबल के माध्यम से समझाता हूं बहुत ही गजब तरीके से। देखो आगे चलता हूं मैं, एक बार डायरेक्टली मैं आपको वही बता देता हूं। देखो, हमारे राजस्थान में या किसी भी राज्य में तीन तरीके के कोर्ट होते हैं, लगभग ये मान लो तीन तरीके के कोर्ट होते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे जैसे ट्रिब्यूनल कोर्ट भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से देखो क्या होता है, एक उच्च न्यायालय होता है, राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। लगभग सभी राज्यों की बात अगर की जाए तो हमारे, तो जैसे यहाँ पर खंडपीठ भी बना रखी है, जैसे हमारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ पर है, जोधपुर में है, लेकिन एक खंडपीठ हमारे जोधपुर में, अपने जयपुर में भी है इसकी, है ना। तो उच्च न्यायालय की बात की जाए या हाई कोर्ट की बात की जाए, है ना, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, यहां पर न्यायाधीश बैठेंगे, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बैठेंगे। एक हमारे जिलों में भी न्यायालय होते हैं, इनमें भी न्यायाधीश बैठते हैं, तो इनको जिला न्यायाधीश बोला जाएगा। और जिला न्यायाधीशों के अलावा जो भी छोटे मोटे कोर्ट हैं, तो ये जो न्यायाधीश बैठते हैं इनको अन्य न्यायिक अधिकारी बोला जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात यही है कि तीन तरीके के कोर्ट हैं, तीनों ही जगह यहाँ पर न्यायाधीश बैठते हैं, जज बैठते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाते हैं, जिला न्यायाधीश हो जाते हैं जिला कोर्ट में, और जिला न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य न्यायिक अधिकारी बच जाते हैं। अब देखो बात करते हैं भाई जी, इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों तरीके के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ध्यान देना, समझना इसको अच्छे तरीके से। हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब लोग सोचेंगे कि भाई हाई कोर्ट तो हमारे राज्य का है, राज्य के कोर्ट में, राज्य के न्यायालय में राष्ट्रपति क्या कर रहा है, तो राष्ट्रपति है वो कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और किसके परामर्श से, किससे पूछ के करेगा, राज्यपाल से पूछ के करेगा, याद रखना, ठीक है। जिला न्यायाधीश, जिले में जितने भी न्यायालय हैं उनमें जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा, अब इनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। यहां पर राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, राज्यपाल करेगा, नियुक्ति करेगा, लेकिन किससे पूछ के, उच्च न्यायालय से, इस हाई कोर्ट से पूछ के करेगा, समझ गए। आगे चलें। ये जो जिला न्यायाधीश है, इन जिला न्यायाधीशों को छोड़कर जितने भी न्यायिक अधिकारी बच जाते हैं, जितने भी न्याय करने वाले अधिकारी बच जाते हैं, इन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, इनकी भी भाई साहब राज्यपाल ही करेगा। किससे पूछ के करेगा, ये उच्च न्यायालय से पूछेगा। साथ ही साथ राज्य का जो लोक सेवा आयोग है, जैसे हमारे राजस्थान में कौन सा है लोक सेवा आयोग, RPSC, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किससे पूछ के, राज्यपाल से पूछ के। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, राज्यपाल करेगा। किससे पूछ के करेगा, उच्च न्यायालय से पूछ के।
जिला न्यायाधीशों के अलावा जितने भी न्यायिक अधिकारी बच जाते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किससे पूछ के? एक तो उच्च न्यायालय से पूछेगा और साथ ही साथ किससे पूछेगा? ये पूछेगा भाई साहब राज्य लोक सेवा आयोग से, राज्य लोक सेवा आयोग से, आरपीएससी से। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें मैंने एक साथ लिख दी है। देखो यहां पर, अब देखो सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं एक एक करके। राष्ट्रपति क्या करेगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, किससे पूछ के? राज्यपाल से पूछकर, राज्यपाल से परामर्श लेके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। किससे पूछ के? राज्यपाल से पूछ के। सिंपल सी बात। ठीक है, उस टेबल की आप स्क्रीनशॉट ले लेना या क्या करना, हमारा टेलीग्राम है सिविल सागर के नाम से, सिविल्स सागर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वहां पे जाइए, वहां पर आपको जैसे ही आप राज्यपाल डालोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके, वहां पे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, याद कैसे करोगे? आर्टिकल कैसे याद रखोगे? अनुच्छेद कैसे याद रखोगे? देखो अनुच्छेद 217 मतलब एन टी, और 7 को क्या लिखोगे? के लिखोगे, एन टी के। तो यहां पर एन टी के से मैं क्या बनाऊंगा? शब्द बनाऊंगा बहुत ही गजब वाला, नैतिक। क्या बनाऊंगा? नैतिक। जैसे ऐसे लिख दो, हिंदी में ऐसे नैतिक लिख दिया। इसको मैंने वैसे देखो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नैतिक ऐसे आता है, नैतिक, है ना? लेकिन बात तो वही है। देखो यहां पर बीच में स्वर आ गया, ए आई, ये भी स्वर है, और आई यहां पर ये भी स्वर है ना? तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, अपन को शब्द सुनाई देना चाहिए नैतिक। नैतिक में एन टी के, नैतिक, है ना? तीन अक्षर सुनाई देने हैं, नैतिक। एन का मतलब 1, टी का मतलब एन का मतलब 2, टी का मतलब 1 और के का मतलब 7, 217। तो यहां पर इसको लाइन में सेट करो कि भाई साहब राष्ट्रपति की नैतिक जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति की नैतिक जिम्मेदारी है क्या करने की? कि राज्यपाल से वो पूछे कि हाई कोर्ट में कौन से जज बैठाने हैं। दोबारा से बता रहा हूं कि राष्ट्रपति की यह नैतिक जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हाई कोर्ट में कौन से जज बैठाएंगे, इसका परामर्श करने के लिए किससे पूछेगा? वो राज्यपाल से पूछेगा। राष्ट्रपति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो राज्यपाल से पूछे कि हाई कोर्ट में कौन से जज बैठाने हैं। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये रे राष्ट्रपति की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यपाल के परामर्श लेने की नैतिक जिम्मेदारी है। तो जैसे आप नैतिक आपको दिमाग में आएगा, नैतिक से आपको 167, ठीक है, 167 का क्या बोल दिया मैंने, 217। चले आगे देखो, राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला न्यायाधीश। अब देखो राज्यपाल क्या करेगा? उच्च न्यायालय के साथ विचार करेगा ताकि जिले में जो भी न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति की जा सके, इनका ट्रांसफर किया जा सके और इनकी प्रोन्नति की जा सके। इनका याद कैसे करोगे? देखो 233 2 को लिखूंगा मैं एन, 3 को NMM, नमामि। यहां से क्या बन जाएगा? नमामि का मतलब झुककर नमन करना। कौन करते हैं झुककर नमन? ये जिला न्यायाधीश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई साहब किसके सामने करते हैं झुककर नमन? नमामि किसको नमन करते हैं? ये नमामि करते हैं, ये राज्यपाल को करते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल इनका प्रमोशन करता है। प्रमोशन करने वाले की तो पूरी जिंदगी भर गुणगान रहते हैं। नियुक्ति करता है, नियुक्ति का मतलब इनका अपॉइंटमेंट करता है, ये इनको नौकरी देता है और इनका ट्रांसफर भी करता है। इसलिए राज्यपाल के सामने ये जो जिला न्यायाधीश हैं ये क्या करते हैं? नमामि, इनको नमन करते हैं। इस तरीके से आपको याद रख सकते हो, NMM। ठीक है, 233 नमामि। चले आगे, ऐसे सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो। आगे बात करें, अनुच्छेद 219 में क्या दे रखा है कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को छोड़कर
अनुच्छेद 219 में है कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति शपथ दिलवाता है। उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है, इनको शपथ कौन दिलवाता है? उनको शपथ दिलवाता है राज्यपाल। या राज्यपाल किसी आदमी को नियुक्त भी कर सकता है कि भाई एक काम करना, जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलवा देना। किसी आदमी को अधिकृत, ऑथराइज्ड भी कर सकता है, किसी आदमी को अधिकृत भी कर सकता है कि भाई मेरी जगह आप इनको शपथ दिलवा देना। तो उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की शपथ का काम है, वो कौन दिलवाता है? वो राज्यपाल दिलवाता है। चलें आगे, शपथ दिलाई जाती है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 234 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार, इन दोनों के साथ विचार करके क्या करता है? जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, याद कैसे करोगे? देखो 2, 3, 4, अच्छा ये चीज मैं बता चुका हूं। जिला न्यायाधीशों के अलावा जो भी न्यायिक अधिकारी बच जाते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। किससे पूछ के? उच्च न्यायालय से और राज्य लोक सेवा आयोग से। ठीक है, 2, 3, 4, 2 का मतलब एन, 3 का मतलब एम और 4 का मतलब आर, NMR। नम्र क्या हो जाएगा? नम्र याद रख लो, नम्र। तो नम्र कौन रहेंगे? अन्य न्यायिक अधिकारी। अन्य न्यायिक अधिकारी नम्र रहेंगे किसके सामने? राज्यपाल के सामने। क्यों? क्योंकि राज्यपाल उनकी नियुक्ति कर रहा है। अधिकारी को राजी रखो, अधिकारी को राजी रखो, तुम हराम का जितना खाना चाहते हो खा लो, बस ये होता है। सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में, कहीं नौकरी का मतलब ये है कि तुम चापलूसी करो, वाह साहब क्या काम करते हो, कमाल का काम करते हो, बस अधिकारी खुश, मजे मजे फिर। ठीक है, नम्र। तो ये नम्र तरीके से रहते हैं कौन? अन्य न्यायिक अधिकारी। किसके सामने? राज्यपाल के सामने। साहब थे ही वो सब मेरा, है ना, ठाके छत्र साहब सारो काम चल रहा है। ठीक है, नम्र। आगे बात करें, देखो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो राज्यपाल के सामने नम्र कौन रहेंगे? अन्य न्यायिक अधिकारी रहेंगे। और नमामि कौन करेंगे? नमामि करेंगे जिला न्यायाधीश। और साथ ही साथ क्या होगा? नम्र के अलावा यहां पर देखो एक चीज और बताई थी मैंने, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और यहां पर नैतिक जिम्मेदारी किसकी रहती है? राष्ट्रपति की। जब जो क्या रहती है? राज्यपाल से वो परामर्श ले। तो ये हमने आपको न्यायिक शक्ति और न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्तियों के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है। कार्यपालिका की शक्तियां और विधायी शक्तियां हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। चलें आगे, तो मिलेंगे कल इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ अगले टॉपिक में। बहुत ही ज़बरदस्त, अभी 1-2 वीडियो और होने वाले हैं अपने राज्यपाल के, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके का आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मिलेंगे कल इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।